गाइस वी विल बी डिस्कसिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला फर्क क्या है। देखिए बेटा, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगती है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्या फर्क है? जिस वेरिएबल की वैल्यूज डिस्क्रीट होंगी, मतलब इंटीजर्स में होंगी, उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, उस पर हम लगाते हैं बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि भाई कॉइन उछाला 4 दफा सक्सेस चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता कॉइन उछाला 4.5 दफा सक्सेस चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर। ऐसी वैल्यूज लेते हैं इसके अंदर जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। लेट से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बायनॉमियल है, जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर है, जबकि हमारे पास जो बायनॉमियल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास टावर्स नहीं बनते, बल्कि पूरा का पूरा एरिया बनता है। तो लेट से अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3.1 की मांग रहा हूं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो पॉसिबल है, लेकिन बायनॉमियल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायनॉमियल में डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। डिस्क्रीट से मतलब इंटीजर वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेसिमल्स में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर मैं 3 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटी मांग रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं 3 वाली प्रोबेबिलिटी, 4 वाली प्रोबेबिलिटी और 5 वाली प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लूँ। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हो सकता, ये डिस्क्रीट में हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे 3 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटी मांग रहा हूँ तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट एक्स वैल्यूज हैं, ये मैं नहीं निकाल सकता। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखा जाता है? एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा स्क्वायर। म्यू आपको पता है, म्यू क्या होता है? मीन होता है। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस होता है। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेल शेप्ड होती है। बेल शेप से मुराद कि मुझे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है वो मीडियन पे बनती है। मेरा जो मॉड बनता है वो मीडियन पे ही बनता है। जबकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देखा था कि हमारी एन की वैल्यू और आर की वैल्यू और पी की वैल्यू से शेप चेंज हो रहा था डिस्ट्रीब्यूशन का। बेल शेप, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेप बन रहे थे। तो एक्स की वैल्यूज राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी इनफाइनाइट तक ले सकते हैं हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास हर अलग वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये मीन वैल्यू मिडिल पे है तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड डेविएशन तक के डाटा की बात करूं, तो भाई मीन से राइट हैंड साइड और मीन से लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो इसमें मेरा 68% डाटा लाई करता है। अगर मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक ले जाऊं तो मेरा अब 95% डाटा लाई करता है। और अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक डाटा ले जाऊं तो फिर वो 90 समथिंग, 99 समथिंग इस तरह होता है। अच्छा जी, लेट्स से अगर मेरे पास न्यू 17 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और टोटल डाटा जो है मेरे पास 200 लोगों का डाटा है। भाई मैंने कहा 200 लोगों की जो एजेस हैं, वो जो उनकी जो एजेस हैं 200 लोगों की, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मैंने कहा भाई मीन वैल्यू उनकी 17 है और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो इसका मतलब है कि 16 से 18 साल तक के जो लोग हैं वो 68% होंगे और 15 से 19 साल तक के जो लोग हैं वो 95% होंगे। ये मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की
प्रॉपर्टी है कि मीन से एक डेविएशन आगे एक डेविएशन पीछे अगर जाऊंगा तो उस रेंज में 68% डाटा आएगा। अगर मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाऊंगा तो उसमें 95% डाटा लाया करेगा। 95% डाटा का मतलब है कि 190 लोगों की जो एज है वो 15 से 19 होगी और 136 लोगों की जो एज है वो 16 से 18 होगी। अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूं, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज कर दूं तो ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तीन स्टैंडर्ड डेविएशन तक 99.7% डाटा मेरे पास आ जाता है। तो 68% का मतलब है कि 136% और इसका मतलब है कि 190%। जनाब जी डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी मीन वैल्यू 0 है, उसका राइट मोस्ट z है और लेफ्ट मोस्ट -z है।